दोस्तों, अब ट्रेंडिंग शेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल शर्मा। आज बात करते हैं ग्लोबल न्यूज़ एंड शेयर मार्केट की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में आखिर क्या हुआ। रशियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने खेरसान को छोड़ दिया है, वहाँ से वो चली गई हैं और यूक्रेन ने अपना झंडा जो है वहाँ पर फहरा लिया है। यूक्रेन तो बहुत खुश है कि उसने रशिया को डिफीट कर दिया, लेकिन अभी तक किसी को ये मालूम नहीं है कि रशिया की ये टैक्टिकल डिफीट है। रशिया जो है ये टैक्टिकल विड्रॉल है, कुछ और प्लान कर रहा है या क्या कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने पूरा जो नेटो के देश हैं उनका धन्यवाद किया है कि रशियन इन्वेजन में आपने जो है हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन दोस्तों, एट द सेम टाइम क्या हुआ है कि जो अमेरिका है वो भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया है और उसने यूक्रेन को क्या बोला है, उसने यूक्रेन को बोला है कि आप जाइए रशिया से बात करिए, कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। ठीक है, और अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो हम जो है यू विल बी फेसिंग दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस। ये बड़ा धमकी भरे अंदाज में वहाँ के जो पेपर्स हैं इसको वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि देखो हम तुमको सपोर्ट तो करते रहेंगे, लेकिन वी हैव नॉट गिवन यू ए ब्लैंक चेक। ऐसा नहीं है तुम जो भी मांगोगे हम तुमको दे देंगे, सपोर्ट जरूर करेंगे लेकिन अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं। अमेरिका भी कोई ढीला पड़ा है, उसको भी समझ में आ रहा है कि लड़ाई जो है 9 महीने से चल रही है, अब इस लड़ाई का अंत होना चाहिए, क्योंकि पूरे नेटो देशों की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, यूएस की खुद की इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ रहा है। आप ये देखो कि ऐसा यूएस के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि रशिया जो है एक दिन में 20,000 गोले बरसा रहा है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन जो है वो 4,000 से 7,000 गोले ही बरसा रहा है। इसका मतलब आप देखिए कि जो यूक्रेन है उसकी कितनी ज़बरदस्त तबाही हुई है। एक्चुअली हकीकत में अगर आप देखिए तो मेरे हिसाब से तो ये है कि यूक्रेन का तो उसने बिल्कुल चूरन बना दिया है, पाउडर बना के रख दिया है। लेकिन जो जेलेंस्की साहब हैं, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अभी भी उसको बड़े धमकी भरे अंदाज में बोला है उन्होंने रशिया को कि हम तुमसे तब बात करेंगे कि पहले तुम हमको इंश्योर करो कि जितनी तुमने हमारे राज्य लिए हैं उन सबको तुम वापस करोगे, यूएन चार्टर को तुम रिस्पेक्ट करोगे, और जितना भी तुमने डैमेज कॉज किया है यूक्रेन को उसकी तुम भरपाई करोगे। दिमाग खराब हो गया है क्या? इन कंडीशंस के ऊपर आएगा क्या? और फिर बोला है आगे कि जितने भी वॉर क्रिमिनल्स हैं उन सबको आप पनिश करोगे और गारंटी दो कि ये दोबारा नहीं होगा। ज़ेलेंस्की साहब, आप एक कॉमेडियन ही हैं और मेरे को समझ में आता नहीं है कि आपके जो एडवाइज़र्स हैं वो कैसे आपको ये सब चीज़ें करने को बोल देते हैं। आप खुद जो है नाटो के 30 देश हैं, नाटो के 30 देशों के सहारे आप खुद खड़े हो, वरना तो आप में खड़े होने की जान भी नहीं है। और अभी भी आप धमकियाँ दे रहे हो कि आप ये करो, रशिया को आप ये करो, ये करो, ये करो, तब हम तुमसे बात करेंगे। अरे भैया आप कर लो बात, अब इतना तो पिट चुके हो। और यूएसए को देखो, वो भी कितना शातिर है। पहले यूएस ने जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसको जो है उसको उकसा के यूक्रेन को पिटवाया, अपने सबसे करीब दोस्त को पिटवाया, उसकी हड्डियां तोड़वा दी। और अब बात करते हैं, कह रहे हैं कि तुम जाके उससे जो है वो करो, जाके टेबल के ऊपर बात करो। और क्या करेंगे? फिर बोलेंगे नहीं हम तुम्हारा जो देश है उसको रिकंस्ट्रक्ट भी कर देंगे। सब कुछ करेंगे। पीटने पाटने के बाद दुनिया में कोई भी काम होता है, ये सब जो है सबके जो माई बाप हैं रशिया और अमेरिका, बस यही करते हैं। और इसके अलावा दूसरा क्या है कि यूएस जो यूक्रेन है उसकी इंपोर्ट के ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा फर्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ा है। तो अब यूक्रेन इज़ ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट के रेल और रूट के जो रूट्स हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और कैसे भी जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसको किसी तरीके से भी, डामाडोल तो है ही, उसको बनाए रखा जाए। ठीक है, तो ये जहाँ तक यूक्रेन रशिया का युद्ध है उसकी बातचीत है। रशिया अभी तो यूक्रेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है
कि क्या करना चाहिए। मुझे लगता है इसका कोई एक ज़बरदस्त एडवाइज़र होना चाहिए जो कि पॉलिटिकली सेंसिटिव हो और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं इनको कुछ समझाए। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स जो है ना उनको देना ना भूलें। अब देख लेते हैं कि इसके बाद जो यूके है, यूके की क्या हालत है। यूके की हालत तो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। यूके के जो ब्रिटेन के जो बिजनेसेस हैं, एक्चुअली दे आर रनिंग आउट ऑफ स्टीम। कई बिजनेस तो ऐसे हो गए यूएस के अंदर जो कि बोलते हैं कि हम क्रिसमस से पहले बंद करने पड़ेंगे उसको। जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है यूके का, दैट इज एक्चुअली इन आईसीसीयू। और जो उसकी क्यों वो आईसीसीयू में क्यों है, क्योंकि जो कंज्यूमर डिमांड है वो कंज्यूमर डिमांड घट गई है। जो लिविंग कॉस्ट है दैट इज एक्चुअली गॉन हाई। हर चीज़ की कीमतें एक्चुअली जो है दे आर सोअरिंग वेरी हाई। और इसलिए क्योंकि कोई धंधा पानी नहीं रहा वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर, उसकी इकोनॉमी भी जो है ना वो 0.2% जो है पिछले 3 क्वार्टर के अंदर नीचे हो गई है। सो सर्वाइवल एक्चुअली हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ग्रेट ब्रिटेन। और करो भाई यूक्रेन की मदद। जब आप में दम नहीं है तो क्यों आप यूक्रेन की मदद करने के लिए अनाप शनाप तरीके से जम कर रहे हो। जितना आप में दम है उतना कर लो आप। इंडस्ट्री आपके पास कुछ खास है नहीं, कुछ खास क्या है ही नहीं इंडस्ट्री आपके पास। तो फिर जब आपके पास कुछ नहीं है इंडस्ट्री सर्वाइव करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, तो फिर आप जो है अपने हिसाब से यूके को चाहिए कि, मेरे हिसाब से, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, यूके को भी चाहिए कि अपने हिसाब से जितना सपोर्ट कर सकता है उतना ही यूक्रेन को सपोर्ट करे। उसको ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूके के अंदर भी जो है अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी दोस्तों आपको सब मालूम है कि जो रशिया, इंडिया जो है रशिया से, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, रशिया से जो है ऑयल ख़रीद रहा है और बड़ी कम कीमतों पे ख़रीद रहा है। और जो फरवरी तक वो सिर्फ 1% रशिया से ऑयल ख़रीदा था, जो कि अब जून तक जो है वो बढ़ के 18% हो गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं दोबारा बता रहा हूँ यही है कि जो रूपी ट्रेड, जो रशिया की और इंडिया की जो ट्रेड है ऑयल के अंदर, वो रूपी ट्रेड में है। और रशिया ने जो है उसको इंडिया को 16 रुपये पर बैरल मतलब 160 लीटर, $16 कम कीमत लगाया था। तो सवाल यह है कि इसके सामने इराक भी खड़ा था जहाँ से हम लोग इंडिया खरीदा था। तो इराक ने जो है $9 अपनी कीमत और कम कर दी ताकि वो रशिया और इराक जो है इंडिया को जो तेल है, कच्चा तेल जो है उसकी सप्लाई करते रहे। बाद में यहाँ पर आके जो है रिलायंस वगैरह और जो 10 रिफाइनरीज हैं इंडिया के अंदर, टोटल क्रूड रिफाइनरीज, वो उसको रिफाइन कर लेंगी। देखिए एक बात इंडिया के अंदर ज़रूर है, वो भले ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, इंडिया ने अपनी रिफाइनरीज लगा ली हैं ब्रेंट क्रूड को रिफाइन करने की। आज तक किसी को पता नहीं था कि ये ब्रेंट, जो जब क्राइसिस होंगी तो जो ब्रेंट फूड की जो रिफाइनरीज हैं वो हिंदुस्तान को अपने पैरों पे खड़ा रखेंगी। किसी को आज से 20 साल पहले मालूम नहीं था, लेकिन देखिए आज अगर इंडिया के अंदर इंडस्ट्री है तो हम सब लोग जो हैं कंपैरेटिवली और जो दुनिया की कंट्रीज़ हैं उससे कहीं बेहतर तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब देख लेते हैं रिसेशन। दोस्तों जहाँ तक रिसेशन का सवाल है कि अमेरिका के जो है फॉर्मर बॉस्टन प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि यूएस के अंदर जो है एक रिसेशन आ सकता है इन 2023, दैट मीन्स अर्ली नेक्स्ट ईयर। हो सकता है रिसेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, बड़ा थोड़ा सा माइल्ड रिसेशन हो, बट इन ऑल लाइकलीहुड जो इकोनॉमिक जो डेटा फिलहाल हाथ में है उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि यूएस में जो रिसेशन है वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ बोली है कि उन्होंने CNBC जो यूएस का है कि जो इंटरेस्ट रेट जो आज की तारीख में 4% है वो 5.5% तक पहुंच सकता है। आप सोचो इससे दुनिया की कितनी हालत ख़राब होगी। सारा का सारा पैसा जो है वो उठ के यूएस के अंदर वापस जा रहा है और वो यूएस जो है उसको कभी अपने एम्यूनेशन बनाता है, अपनी इकोनॉमी उसको उसने संभाल के रखी हुई है किसी हद तक। तो हालांकि वहाँ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट में राइज टू 5.5%। एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, लोग नौकरियां नहीं ले रहे हैं। बहरहाल
और जो अभी जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 8.2% है, मतलब अमेरिका इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू होल्ड ऑन टू दिस एंड नॉट अलाउ इट टू गो फर्दर। तो दोस्तों ये जो है रिसेशन का जो अमेरिका के अंदर है, इसका इम्पैक्ट जो है ना इंडिया में भी पड़ने वाला है। हालांकि जो इंडिया का आरबीआई है वो नए नए तरीके खोज रहा है कि कैसे जो है डॉलर्स को इंडिया के अंदर लाया जाए। अभी अभी आरबीआई ने एक पॉलिसी भी दी है जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको मैं बताऊँगा कि आरबीआई की क्या पॉलिसी है। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ आरबीआई एडवांस में अगर सोच रहा है तो ज़रूर इंडिया को जो है अपने पैरों पे खड़ा होने पे मदद ज़रूर मिलेगी। अब देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट्स का क्या हाल चाल है। दोस्तों देखिए, नेटो की कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड भी और फ्रांस भी, दोनों कंट्रीज़ के अंदर लंदन एंड पेरिस, वहाँ की जो लेबर है ना दैट हैज़ गॉन ऑन स्ट्राइक। उन्होंने बोल दिया जी अब जो कीमतें हैं बहुत बढ़ गई हैं हमारे इधर, सर्वाइवल इज़ डिफ़िकल्ट, इसलिए दे हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। एंड एक्चुअली वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो वहाँ का जो न्यूक्लियर प्लांट है और जो बिजली का जो सप्लाई करता है फ्रांस को, वो सब चौपट है। लोग मान नहीं रहे हैं इस चीज़ को, कह रहे नहीं हमारे जो है। लेकिन ये सब क्यों हुआ है? बिकॉज यूक्रेन वॉर, एक बकरी को मारा है अमेरिका ने और सारे यूरोप को या नेटो कंट्रीज़ को, 30 नेटो कंट्रीज़ को उसने परेशान किया। मैं तो कहता हूँ दुनिया को ही परेशान कर दिया, राइट। और साउथ अफ्रीका के जो वर्कर्स हैं वो भी बेचारे बड़े परेशान हैं, वो भी ट्रांसपोर्टर्स के वर्कर हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट के पहियों की हवा बिल्कुल निकली हुई है। वो तो कहते हैं कि नहीं भाई हमारी भी आप तनख्वाहें बढ़ाओ, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। अभी हिंदुस्तान में इतनी बुरी हालत नहीं है, यहाँ लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि यहाँ पर जितनी महंगाई और देशों में हुई है, मैं आपको बताऊंगा आगे फिगर्स चल के, कि उतनी महंगाई जो है हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुई है। आप हैरान हो जाएंगे कई कंट्रीज में देख के कि वहाँ की जो करेंसी है उसका क्या हालत हुई है। बहरहाल तो ये तो रहा ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक इन फॉर हायर वेजेस। और अगर ऐसी लड़ाई चलती रही तो मुझे पता नहीं है कि आगे जो है वो क्या होने वाला है। और ये सवाल ये नहीं है कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ का है, इवन यूरोपियन के जो बाहर भी कंट्रीज़ हैं उनका भी देखिए ना, साउथ अफ्रीका ऑल्सो इज़ बीइंग अफेक्टेड लाइक दिस। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि जो एस्कॉम कंपनी है जो कि पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए पूरे अफ्रीका को 80% जो है 90% जो बिजली की सप्लाई है वो करती है एस्कॉम करती है। वो भी बोलती है कि भाई हम बहुत परेशान हैं, 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कब हम ये बत्ती दे पाएंगे ये हमको नहीं मालूम है। तो बस यही है, जो पावर कट्स हैं वो जारी रहेगी और जो साउथ अफ्रीका की जो इकोनॉमी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आने में टाइम लगेगी। पानी की वहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा किल्लत है, जब बिजली नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना, फिर सब कुछ तो चौपट हो जाता है इस चक्कर में। अब देखते हैं शेयर मार्केट में। देखिए ये तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट है, वो बोलते हैं कि किसी दिन जो है ना ये पुतिन साहब जो है ना एक एटम बम फोड़ देंगे और ये पूरी जो दुनिया की जो शेयर मार्केट है ना ये जो है ना विल मतलब बिना किसी सूचना के ना ये प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगी। दे विल कॉट ऑफ द गार्ड सब्सटेंशियली। अब ये होगा कि नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन दोस्तों एक बात मैं फिर भी आपको डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि इसमें मैं आज बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि यूएसए जो है ना ये सबका बाप है, इसमें कोई शक नहीं है। यूएन के अंदर भी यही है, उसमें से कम 50-60 कंपनी है तो जिनको तो ये रोटियाँ खिलाता है। आईएमएफ के अंदर भी यही है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी यही है। आप जहाँ चले जाओ अगर आपको दुनिया में किसी से डील करना है तो यही बताएगा कि आपको जो है किससे माल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना, किससे क्या बोलते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदनी है, किससे जहाज़ खरीदना है, किससे तोपें खरीदनी है, सब कुछ अमेरिका सबको बताता है। चलिए देखते हैं कि अब अमेरिका की जो सबसे बड़ी बात है अमेरिका की कि इसने जो है पूरी दुनिया को और पर्टिकुलरली जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकोनॉमी है ना उसको बिल्कुल तबाह कर दिया है। चलिए मैं आगे जाने से पहले कि हाउ यूएस किल्ड द नेटो इकोनॉमी, उससे पहले देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि राइट फ्रॉम 1776 4 जुलाई को यूएस आज़ाद हुआ था, तब से लेके आज तक यूएस की ना एक पॉलिसी रही है। वो क्या पॉलिसी रही है यूएस की? शॉर्ट टर्म पेन
एंड लॉन्ग टर्म गेन। आज तक 2022 तक यूएस ने 107 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसमें से सिर्फ एक लड़ाई 1812 से 1815 में, जो जबकि इसने जो ब्रिटिशर्स थे इसको अपने अमेरिका से भगा दिया था, एक लड़ाई उसने 2.5 साल की वो लड़ी है जो कि यूएस की धरती के ऊपर हुई है। बाकी सब लड़ाइयाँ इसने जो है यूएस की जो यूएस कंट्री है उससे बाहर लड़ी हैं। थोड़ी बहुत जो है एक दो बड़ी छोटी छोटी लड़ाई यूएस ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी इनसिग्निफिकेंट वॉर्स जो है वो भी इसने अपनी धरती पे लड़ी है, लेकिन मेजर वॉर जो है 1815 के बाद कोई लड़ाई इसने अपनी धरती पे नहीं लड़ी। ये बेसिकली इसकी एक जो सबसे बड़ी जो यूएस के अंदर जो चीज़ है ना वो ये है, पहले डिस्ट्रॉय कॉज डेथ टू द पीपल, डिस्ट्रॉय द कंट्री, डिसलोकेट द पीपल एंड रिकंस्ट्रक्ट द कंट्री। आप ये देख लीजिए कि ये ही इसने बिल्कुल यूक्रेन के साथ किया है, यूक्रेन को तबाह कर दिया इसने। और अब जाके बोल रहा है कि आप उससे जाके जो है टेबल के ऊपर जो है बात जाके करो और तुम्हारी जो कंट्री है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। यूएस को लगता है कि भाई जितना पैसा हमने यूक्रेन से कमाना था अपना मिलिट्री इक्विपमेंट देकर वो तो हमने कमा लिया, बहुत हो गया। अब इसको बोलते हैं तुम जाके वहाँ पर टेबल पे रशिया से बात करो, हम भी तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे और फिर जो तुमको तुम्हारी जो कंट्री को इतना जो वो हुआ मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड की, हाउसिंग, सभी तो हो गया। वहाँ तो बिल्कुल प्लेन यूक्रेन हो गया, मतलब 80% यूक्रेन तो डिस्ट्रॉयड ही है आज की तारीख में। फिर हम उसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। अब ये जो यूएस जो है ना ये बेसिकली एक लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक है। पहले इसने कूट पीट के जो है यूक्रेन को आईसीयू में डाल दिया या आईसीयू में डाल दिया, ठीक है। अब उसको वेंटिलेटर, उसको ऑक्सीजन दे रहा है कि चलो तुमको हम जो है खड़ा कर देंगे, तुमको कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तुम्हारा जितना तुम्हारा लॉस हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें एक्चुअली यूएस की भाई उनकी अपनी पॉलिटिकल एक कूटनीति है, ठीक है, राजनीति तो नहीं है, कूटनीति है, उसकी सोच ऐसी है, तो कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि उसने दुनिया की जो इकोनॉमी है, स्पेशली जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकोनॉमीज़ है ना उनका सत्यानाश कर दिया। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले कनाडा की देख लीजिए, 3 महीने में उसकी जो उसका जो डॉलर है वो 5.7% गिरा है और 10.18% गिरा है पिछले 12 महीने में। फिनलैंड देखिए 3.7 एंड 17%, कितनी बुरी हालत है। 12 के आपकी 18% जो है करेंसी है वो डीवैल्यू हो गई है डॉलर के सामने। फ्रांस देख लीजिए 18%, जर्मनी देख लीजिए 18%, इटली देख लीजिए 18%, नीदरलैंड देख लीजिए सब 18%, नॉर्वे देखिए 24%, और फिर पोलैंड आप देख लीजिए 23%, सऊदी अरेबिया, स्पेन देख लीजिए 18%, सब का सत्यानाश किया हुआ है। और अगर आप देखिए ये जो एक टर्की जो अपने आप को बहुत खलीफा समझता था, मैं तो बोलता हूँ खाली लिफाफा है, ये दम ही नहीं रहा। इसकी जो डी वैल्यू जितनी हुई है या डेप्रिसिएशन जितनी हुई है इसकी करेंसी में वो 101% से भी ज़्यादा है। कितना लोग चला रहे होंगे वहाँ पर, राइट। यूनाइटेड किंगडम देख लीजिए पिछले 1 साल में 21% गिरा है। $1 के पीछे, सॉरी एक पाउंड के पीछे $1.1 मिलता था इनको पहले, आज से साल भर पहले। अभी वो जो है वो इंडिया के साथ आके खड़ा हो गया कि 82.10 कल का रेट है पाउंड पर डॉलर। अब आप मेरे को बताइए कि यहाँ के लोग चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे। और ये आप देखिए कि टर्की के लोग और यूक्रेन के लोगों की क्या हालत होगी, जहाँ पर जो करेंसी है डेप्रिसिएशन मतलब 100% हो गई है, आधी हो गई है आपकी डॉलर के सामने। तो दोस्त मैं यही बोलता हूँ कि ये जो है रशिया जो यूएस जो है ना, ये बेसिकली इट हैज़ मैसेकर्ड होल वर्ल्ड, इकोनॉमी ऑफ होल वर्ल्ड। और अभी भी क्या है, सबको इसी के पास जाना पड़ता है। वो बोलते हैं अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन लॉज, ये करो वो करो, सब कुछ जो मैं कहता हूँ वैसे ही करो। और लोगों को करना भी पड़ता है, कंट्रीज़ को करना भी पड़ता है। बहुत गिनी चुनी 1-2 कंट्रीज़ हैं जो कि नहीं करती हैं, जैसे रशिया नहीं मानता भाई, नॉर्थ कोरिया नहीं मानता, जैसे चाइना नहीं मानता, इंडिया भी नहीं आजकल मानता। लेकिन क्या है, ये फिर आज नहीं तो आज से 25-30 साल बाद क्या होगा क्या पता क्या होता है, ठीक है। अब ये दोस्तों देखो एक कंट्री मैं आपको बताता हूँ, जापान में देखो 30% एक साल में 30% जो है उसकी जो करेंसी है ना वो डाउन हो गई है, डॉलर महंगा हो गया है।
और इन सब के सामने आप इंडिया देख लो कहाँ खड़ा हुआ है, इट इज़ नॉट इवन 10%। आपको इंडियन गवर्नमेंट को, आरबीआई गवर्नर को एक बिग थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को इतना संभाल के रखा हुआ है, और किसी हद तक पिछली सरकारों को भी, कि जिन्होंने वो ऑयल रिफाइनरीज बना के रखी हुई हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के अंदर होता रहा है पिछले 75 सालों के अंदर, जिसकी वजह से आप देख लो कि बाकी सब कंट्रीज जो है ना ये खाली लिफाफा या खोखली हो गई हैं, और इंडिया आज भी जो है ना थोड़ा सर ऊंचा करके खड़ा हुआ है। बस मेरे को आपको यही कहना है दोस्तों। अगर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक शेयर नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, और कमेंट करना तो प्लीज़ मत भूलिए। यही मेरा टॉनिक है, मेरे को ज़िंदा रखता है शेयर मार्केट के अंदर। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करना ना भूलिए। अगले एडिशन में फिर आपसे मुलाकात होती है वर्ल्ड न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच।